from Adam माई सेल्फ रितु फ्रॉम आदमपुर पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम की स्टूडेंट हूँ। सीख रही हूँ आप सभी साथियों के साथ अपने सभी ग्रेट अपलाइंस के सहयोग के साथ। और आज मुझे मौका मिला है अपनी ग्रेट अपलाइन की वजह से, सरदार कुलविंदर सिंह जी की वजह से होस्टिंग करने का। तो साथियों, होस्टिंग करने का मौका मिला है और आज हम सब बहुत लकी हैं कि हमारे बीच में बहुत ही डायनामिक लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, जो एक महिला भी हैं और एक स्टूडेंट भी हैं, जिन्होंने आरसीएम सिस्टम के साथ जुड़ के इतनी कम उम्र में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हुई हैं और आरसीएम में एक बहुत बड़े लेवल पे हैं जिसका नाम है एमरॉल्ड। मैम एमरॉल्ड के लेवल पे हैं, जिस पे जाके लाखों की इनकम महीने की हो जाती है। अगर एक महीने की इनकम की बात करें साथियों, 1 लाख अबव हो जाती हैं। तो मैम कैसे अपनी स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, आज हम हमें मैडम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी महिलाएं बहाने बनाती हैं, कुछ मेरे भी बहाने रहते होंगे। तो बहुत सारे बहाने रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम आरसीएम में कैसे काम करें, हम आरसीएम में कैसे आगे बढ़े। हमारा घर का काम है, हमारे बच्चे हैं जहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टडी के करते हुए, स्टडी करते करते कैसे हम आरसीएम सिस्टम में जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं, एक बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। मैम से आज सीखेंगे कि आप एजुकेशन के साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई करते हुए कि आरसीएम सिस्टम में कैसे एक बड़े लेवल पे जा सकते हैं, एक बड़ी इनकम को अर्न कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर रही हैं आज मैम को रोल मॉडल मान के। क्योंकि मैम के हर शहर में, हर गांव में बहुत बड़े बड़े सेमिनार रहते हैं। यहाँ पे मैम महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत बड़ा काम करते हैं, साथ में सोशल वर्कर भी हैं, सोशल वर्क के ऊपर बहुत बड़ा मैम का काम रहता है। बहुत सारी महिलाएं मैम को रोल मॉडल मान के आगे बढ़ रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, अपने सपनों को एक बड़ी उड़ान दे रही हैं और अपनी एक खुद की पहचान बना रही हैं। हम आज लकी हैं कि आज हमें भी मौका मिला है मैम से बहुत सारी एजुकेशन लेने का, सीखने का, ताकि हम भी अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट कर सकें। जो भी मैम आज एजुकेशन देंगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकेंगे, अपने बिजनेस को नई बुलंदियों पर ले जा सकेंगे। कैसे मैम अपने कॉलेज समय से समय निकाल के इस बिजनेस को कर रहे हैं। बहुत प्रेरणादायक मिलती हैं मैम से। बहुत सारी महिलाएं जो हैं प्रेरणा लेके इस बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं। तो आज हम सभी एसपीजी टीम की ओर से मैम का बहुत बहुत स्वागत करेंगे जोरदार क्लैपिंग के साथ। और जितने भी साथी हैं, मैं उन सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम जो भी आज एजुकेशन देंगे, आप जरूर कॉपी पेन के साथ बैठिए ताकि नोट डाउन किया जाए। जो भी एजुकेशन अगर हम नोट डाउन करते हैं, तो साथियों कभी भी कॉपी को खोल के उसको पढ़ के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके हम आगे बढ़ सकते हैं अपने बिजनेस में। नए नए तरीके जो हैं, जो मैम आज बोलेंगे, लिखाएंगे हमें, वो हम अपना सकते हैं। तो सभी वीडियो ऑन करके बैठे, पूरा ध्यान इस वेबिनार पे रहें ताकि हम मैम से ज्यादा सीख सकें। और आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ, ज्यादा समय ना लगाते हुए, हो हो हल्ले के साथ मैम को इनवाइट करते हैं, मिस मधुसूदी जी, एमराल्ड अचीवर। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। हमारे सामने बहुत नमस्ते सारे मैम। सीनियर साथी दिख रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली नेगी सर है हमारे पास बीच में, आरपी सर है हमारे बीच में, कुलविंदर सर है अपने बीच में। और आप सभी के बीच में आके ना थोड़ा सा नर्वसनेस लगता है कि यार क्या बोलूंगी। इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इतने सभी लोग हैं। पर सुदेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले होता है क्या कि हम जिसे मतलब कि अगर आरसीएम सिस्टम में मैंने सबसे ज्यादा टेप किसी की भी सुनी है ऑन द रिपीट मोड, तो वो एक ही नाम है, दैट इज पंडित सर, सतीश पंडित जी। और वो हमारे लिए मंदिर की तरह होता है। मंदिर में अगर पूजा करने का मौका मिला
और खासकर जब उस मंदिर में आपको पंडित बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो उससे बड़ा गर्व का विषय कुछ भी नहीं होगा। तो आज दशहरा का विजयदशमी का दिन है, और ये मेरे लिए बहुत, मैं बोलूँ ना, मैं बहुत फॉर्चुनेट महसूस कर रही हूँ, बहुत अपने आप में गर्व महसूस होता है, और ईश्वर की कृपा है कि मुझे इस टीम में आने का मौका दिया गया। और आज के दिन में जहाँ पे बोला जाता है कि हम अपनी बुराइयों पे अपनी जीत हासिल करते हैं, तो आज मैं बहुत लकी हूँ। एंड रितु मैडम, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है, आप निर्जरा हैं, और आप लोगों को देख के ही मुझे भी निर्जरा बनने का मन किया, और मैंने निर्जरा के लिए एक मेहनत की, और आज मैं भी निर्जरा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी होस्टिंग के लिए। आप सभी बड़े लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। और मैं सच में बताती हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ आज आप सभी के बीच में, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैंने जो भी सीखा है उसको मैं अपने शब्दों में यहाँ पे बयां कर सकूं, और उस पर पूरी की पूरी बातचीत हम लोग करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, और मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि आप सब बहुत लकी हैं, क्योंकि जिस ग्रुप में आने का सपना सभी का होता है, उस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं। और कभी कभी सच में मुझे भी ऐसा लगता है कि काश मैं पंडित जी के ग्रुप से बिलोंग करती, तो अपने आप में ये गर्व का गर्व का माहौल होता। हमेशा गर्व से जब भी किसी स्टेज पे जाती तो मैं गर्व से बता सकती, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को एजुकेशन दिया, उस एजुकेशन, उस टीम का पार्ट हम लोग हैं। तो थैंक यू सो मच, और आज की मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। हालांकि आप सभी लोग बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हैं, बट स्टिल चूंकि मौका मिला है, बातचीत करनी है, तो मैं जरूर कुछ बातें करना चाहूंगी। तो सबसे पहले जब मैं बात कर रही थी तो सर बोले थे कि अपनी स्टोरी को लेके आगे चीजों को बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मेरी जर्नी का, और आज मैं थोड़ी सी कुछ उस पहलू पे भी थोड़ा सा फोकस करूंगी जो कहीं पे कहीं कुछ प्लेटफॉर्म पे मैंने आज तक बोला नहीं है, वो मैं आज थोड़ा सा उस पहलू पे थोड़ा सा फोकस करूंगी। उसके बाद में आरसिम में फास्ट ग्रोथ के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हमने उसको अप्लाई कर दिया तो हम बहुत फास्टली ग्रो करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी स्लो ग्रो नहीं करना चाहता, सब कोई चाहता है कि हम फास्टली ग्रो करें। तो वो फास्ट कैसे ग्रोथ पे आ सकते हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करूंगी। और लास्ट में अगर मौका मिला तो एक और पहलू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दें, मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ ठीक तरीके से आवाज आ रही है? ओके। तो शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ में। तो मेरा नाम मधुसुधी है, मैं फॉरबिसगंज अररिया बिहार के एक छोटे से सिटी से बिलोंग करती हूँ। एक ऐसे सिटी जहाँ पे कभी ना कभी ऐसा मुझे लगता था कि इस सिटी से निकल के अगर मैं छोटी मोटी नौकरी भी कर लूँ ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। मैं वैसे जगह से बिलोंग करती हूँ, और वहां पे बचपन से एक ही सपना था कि पढ़ लिख के एक नौकरी कर लूं, अच्छा खासा पैसा कमा लूं, वो मेरे लिए इनफ होगा। पर भगवान की एक असीम कृपा रही कि मैं जिस परिवार में आई, उस परिवार में बचपन से मुझे इस चीज की एहसास दिलाया गया कि मधु तुम कुछ अलग कर सकती हो। तो ये चीज मेरे मेरे लाइफ में बहुत अच्छा रहा, और बचपन से थोड़ा सा धीरे 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 धीरे, हालांकि आसपास वो माहौल नहीं था, पर मेरे मदर ने, मेरे फादर ने, मेरे भाइयों ने मुझ में ये अंदर में डाला कि मधु कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो माइंड में था कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन घर की जो परिस्थिति थी, स्थिति थी, वो ऐसी थी कि हमारी छठी कक्षा के बाद में हमारी एजुकेशन सरकारी स्कूल में करनी पड़ी, क्योंकि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। हमारे घर में एक छोटा सा किराना दुकान था, और उसी किराने की दुकान से हम सभी भाई बहन का पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता था। तो हम लोग सिक्स के बाद में सरकारी स्कूल में गए, और जब सरकारी स्कूल में गए तब रियलाइज हुआ कि मम्मी सुबह से शाम तक मेहनत करती है, और सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी इतना पैसे नहीं होते हैं कि हम सब कुछ अच्छे से अपने परिवार का भलन पोषण कर सके। जस्ट सर्वाइवर वाले मोड में थे, सर्वाइव कर रहे थे किसी भी तरीके से। एंड आपके घर में जो छोटा बच्चा है ना, जो सिक्स क्लास में है, सेवन्थ क्लास में, कई बार आपको लगता है कि बच्चा हमें नहीं समझता है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ सभी बच्चों के तरफ से कि आपको आपके बच्चे समझते हैं। भले वो बोल नहीं पाते, क्योंकि हम हिंदुस्तान सभ्यता में हमें उतना ओपननेस नहीं रहता, खासकर पिता के साथ तो और भी नहीं रहता, माता के साथ कभी कभी हम बोल भी देते हैं, लेकिन आपका बच्चा आपकी दुख, आपकी तकलीफ को बहुत अच्छे से समझता है। और मुझे वो तकलीफ दिख रही थी कि यार पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जिस इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। पहले अपना टेंथ करो, फिर ट्वेल्थ करो, फिर ग्रेजुएशन करो, उसके बाद फॉर्म भरते रहो भरते रहो भरते रहो, कब नौकरी लगेगी पता नहीं, साथ ही साथ ग्रेजुएशन करते रहो, ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन करते रहो, तो एक लंबी यात्रा होती है। तब तक 22 साल 25 साल की उम्र हो जाती है, और मैं तब तक वेट नहीं कर सकती थी कि मैं ग्रेजुएशन करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, फिर नौकरी के लिए फॉर्म भरूं, फिर मैं नौकरी करूं। तो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था कि जल्दी पैसे कमाने हैं। और उसके लिए जब मैं 9th 10th में आई तो मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी। और मैं बहुत लकी थी कि मेरे घर में मुझे अलाउ किए कि आप ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करो। तो जब ट्यूशन पढ़ाने लगे तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार पैसे कमाने आसान नहीं है।
दो दो घंटे लगातार मतलब गले फाड़ के पढ़ाते रहो, और उसके बाद पैसे हथेली पे थोड़े से आते थे। तो वो थोड़े से पैसे से पॉकेट मनी हमारी निकलती थी, हम उससे बुक्स खरीदते थे, अलग अलग चीजें लेके आते थे, अपनी कॉपी जो भी अपनी जरूरत का सामान होता था वो लेके आते थे। फिर 11th 12th मैंने किया, तो मुझे बताया गया कि पढ़ाई अच्छे से करना होगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छी नौकरी मिलेगी। तो पढ़ाई पे फोकस किया। तो 10th में टॉप 3 में थी, 12th में पूरे अपने स्टेट बोर्ड में टॉप 1% में थी। आईटी मेंस क्वालिफाई किया, उसके बाद अलग अलग एग्जाम्स क्वालिफाई किया, और उसके बाद में जो अच्छा कॉलेज मिल रहा था आईजर कोलकाता में आके रिसर्च की पढ़ाई करने लगी। और उससे पहले ही मुझे आरसीएम के बारे में पता चल चुका था, कॉलेज में आने से पहले। और मेरे माइंड में था कि मैं करूंगी। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी। तो मुझे लगा कि यार मधु, तुम्हें तो पढ़ने का पैसा मिल रहा है, जब पढ़ाओगे तो पैसा मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। तो फिर मैंने कि माइंड से निकाल दिया कि मैं आर्ट्स में करूंगी। पता था, बट मैंने माइंड से निकाल दिया था। और यहीं पे एंट्री होती है मेरे बिजनेस गुरु मोहन प्रसाद सर की। उन्होंने मुझे मुझे स्टार्टअप करवाने के लिए बिहार से चल के बाई कार कोलकाता आए, और कोलकाता में 16वीं यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, जहाँ पे टीसी सर आए थे, बड़े बड़े अचीवर्स आए थे। उस यूनिवर्सिटी में मुझे बैठाया गया। उस टाइम में कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में थी। और वहां पे बैठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं क्या कर रही हूँ। उस टाइम पे मुझे रॉयल्टी का सेलिब्रेशन देखा, और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मधु, मुझे ये काम तुझे करना चाहिए। और उस टाइम पे मैंने स्टार्टअप करने का सोचा। लेकिन बात ये थी कि मेरी जो अपलाइन थी वो बिहार में थी, मैं कोलकाता में थी। पर उस टाइम पे जब मैं आई तो उस सेलिब्रेशन देखने के बाद, रॉयल्टी का सेलिब्रेशन, और रॉयल्टी का सेलिब्रेशन में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि वहां पे एक रॉयल्टी अचीवर को स्टेज दिया जा रहा है, उसे बोलने के लिए दिया जा रहा है। और मैं वैसी लड़की थी जिसको कॉलेज में पहले से हमेशा मैं स्टेज पे रही थी, और मुझे किसी ने उस एनिवर्सरी प्रोग्राम में नीचे बैठा दिया था। तो मेरे को बड़ा खटका था, यार मैं हमेशा स्टेज पे रहने वाली लड़की, मुझे यहाँ पे बैठा दिया गया, मुझे स्टेज पे जाना चाहिए था। और उसी टाइम पे बैठे बैठे, उस ऑडिटोरियम में बैठे बैठे मैंने डिसीजन लिया कि मधु, ये तुम्हारा अंतिम ऐसा प्रोग्राम होगा आरसीएम का जहां पे तुम नीचे बैठोगे। इसके बाद कोई भी प्रोग्राम होगा तो तुमको स्टेज पे आना है, उस तरीके से तुम्हें काम करना होगा। एंड वो कमिटमेंट वहीं से लेकर मैं निकली थी। मैंने अपलाइन जो बिहार चले गए थे उनको फोन किया, और उनको फोन करके मैं बस एक ही चीज बोली थी कि सर, रॉयल्टी कैसे बनता है, रॉयल्टी के बारे में बताइए। मैंने सोचा ही नहीं है बिगिनर, स्टार्टर, ईगल, रनर, ओपनर, ये सब कुछ भी नहीं सोचा। मेरे दिमाग में एक ही चीज आई थी कि कैसे रॉयल्टी अचीवर बनना है, और वो डिसीजन उसी टाइम पे हुआ। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है आपके बड़े प्रोग्राम का। एक बड़ा प्रोग्राम, कहते हैं ना, पंडित जी हमेशा बोलते हैं, एक बड़ा प्रोग्राम और उसके लिए दिल से की गई तैयारी आपकी जिंदगी को बदलाव, जिंदगी में एक नया मोड़ लेके आ सकता है। और वो प्रोग्राम मेरे लिए बहुत अच्छा था। एक सेकंड बस मुझे। सॉरी। तो वो प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम था। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, अपने अप्लाइंग मोहन सर को फोन किया कि सर, रॉयल्टी अचीवर कैसे बनते हैं बताइए। उससे पहले मैंने उस छोटी वाली लेवल के बारे में, वाइटल लेवल के बारे में सोचा ही नहीं। उसके बाद मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि एक काम करो मधु, अगले सैटरडे संडे, क्योंकि मेरा सैटरडे संडे छुट्टी होता था, तो सैटरडे संडे तुम एक काम करो, तुम आ जाओ बिहार, और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करते हैं इस सिस्टम को। तो मैं ट्रेन पकड़ी। लगभग 14 घंटे की ट्रैवलिंग होती है। 14 आवर्स में ट्रैवल करके कोलकाता से बिहार गई, और वहां पे जाके गई, और जैसे ही मैं पहुंची, मोहन सर मुझे देखे, और मोहन सर मुझे देख के बोलते हैं कि एक डायरी लेके आ जाओ। एंड मैं मोहन सर के घर पे गई थी। और सोचिए, ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की लड़की जस्ट ट्रेन से आई है, जस्ट 14 घंटे की ट्रैवलिंग करके आई है। और मोहन सर की वाइफ बोलती है कि अरे बच्चा आया है, सांस तो लेने दो उसको। ठीक है, सोचा ठीक है ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, डायरी लेके आ जाओ। तो मैं थोड़ी सी फ्रेश हुई, और मेरे पास डायरी नहीं थी तभी आरसीएम की। तो मोहन सर अपने रूम में जाते हैं, एक डायरी निकाल के लेके आते हैं, और मुझे वो डायरी देते हैं, बोलते हैं कि ये डायरी अब से तुम्हारा हुआ। और वो डायरी लेके वहीं पे सर ने आरसीएम का प्लान मुझे ड्रॉ करके बताया, ये आरसीएम का प्लान है। आरसीएम का प्लान खत्म हुआ, उन्होंने उसी टाइम पे फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट बताया, उसी टाइम पे 6 बेसिक बताए, उसी टाइम पे 8 कोर स्टेप बताए, उसी टाइम पे 7 कार्डिनल बताए। और उसके बाद फिर थोड़ी सी अलग मोटिवेशन वाली बात बताए कि देखो, बीटेक करने के बाद इतना सैलरी होता है, बीटेक प्लस एमबीए ये होता है, एमबीबीएस ऐसा होता है। उन्होंने पूरा ये चीज बताया, क्योंकि वो टीचर थे, मैं स्टूडेंट थी। उन्होंने सारे प्रोफेशन को कनेक्ट करवाया, आरसीएम का विजन मिशन सब कुछ बताया। और ये सब करते करते लगभग 7 8 पेज में उन्होंने सब कुछ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद वो डायरी मुझे पकड़ा दी, बोले कि जाओ कर लो रॉयल्टी। वो डायरी पकड़ा के मुझे दे दिए। वो मेरी पहली सबसे बड़ी काउंसलिंग थी, और उसके पेजेज आज भी मेरे पास है, वो डायरी आज भी मेरे पास है।
और चूंकि मैं आरसीएम के माहौल में नहीं थी, बस मैंने एक बड़ा फंक्शन देखा था, अपलाइन ने बता दिया था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बस ऐसे ही होता होगा। और मैं कॉलेज में आ गई, कॉलेज में कोई आरसीएम का माहौल कुछ नहीं। कॉलेज से जो मैं आरसीएम के स्टोर जाती थी, यहाँ पे जो पीयूसी होता था, वो लगभग जाने में मुझे कम से कम 1.5 घंटे लगते थे। 1.5 घंटे जाती थी, सामान लेती थी, 1.5 घंटे में आती थी। और जब सामान लेके आती थी तो हर एक टाइम पे मेरे पास उतने टाइम नहीं होते थे, तो महीने में या 15 दिन में एक बार जाती थी। तो जब मैं सामान लेके आती थी ना, तो बहुत सारे दुकानदार को सामान देना होता था, तो बहुत सारे ज्वाइनिंग वाले को सामान देना होता। तो मेरा जो हुलिया होता था वो ऐसा होता था कि एक बैग पैक होता था, एक बोरा टाइप का कुछ होता था, एक इधर कार्टून होता था। और जब लोकल ट्रेन से मैं ट्रेवल करती थी ना, तो कई बार इतनी भीड़ होती थी कि मैं कार्टून को नीचे फेंक देती थी, तब जाके मैं नीचे उतरती थी, फिर नीचे उतर के उस कार्टून को उठाती थी, फिर लेके आती थी। इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुआ। तो एक टाइम तक मैंने बहुत सारे दोस्तों को बताया, और आपको पता है दोस्त लोग नहीं आते इस सिस्टम में। दोस्त लोग बोलेंगे कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, चांद तारे लेके आ जाएंगे, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे उनसे उनका आधार कार्ड भी नहीं निकलेगा। सामान लेने की बात तो बाद में होती है। तो जान देने वाले, चांद तारे तोड़ के लाने वाले लोग, उनका आधार कार्ड भी नहीं निकलता। रिजेक्शन पे रिजेक्शन, रिजेक्शन पे रिजेक्शन। पर थैंक गॉड मुझे नेगेटिव करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि आसपास कोई भी नेटवर्कर मेरे थे ही नहीं। नेटवर्कर एक ही लोग थे मेरे कांटेक्ट में, दैट इज माय अपलाइन। तो मैं हर दिन भर काम करती थी, शाम को उनको फोन करती थी, शाम को फोन करने के बाद वो मुझे मोटिवेट करते थे, वो अपनी किस्सा सुनाते थे। मैं तो यहाँ पे 20 रिजेक्शन मतलब फेस करके बैठी थी, वो अपनी 400 रिजेक्शन वाली कहानी सुनाते थे। तो मुझे लगता था यार कुछ भी नहीं है, वो तो 400 रिजेक्शन मतलब फेस कर लिए, मेरे लिए तो 20 रिजेक्शन है। तो फिर से मैं मोटिवेट होती थी, फिर लगती थी। एक टाइम के बाद दोस्तों की लिस्ट खत्म हो गई, फिर मैं क्या करती थी, मैं अपने कॉलेज से निकलती थी, बिना कोई मतलब के, बिना कोई काम के ऑटो में बैठती थी, बस में बैठती थी। और मैं अपने कॉलेज से स्टेशन, कोई बस स्टेशन ऐसे जाती थी, और वो बस इसलिए जाती थी ताकि मुझे ऑटो में बैठे हुए 5 लोगों का नंबर मिल जाए, बस में बैठे 3-4 लोगों का नंबर मिल जाए। मैं नंबर कलेक्ट करती थी उस टाइम पे, अननोन लोगों से बात करके। तभी नंबर ही कलेक्ट करती थी, नंबर कलेक्ट करती थी, उनका एड्रेस कलेक्ट करती थी, फिर उसके बाद अगले सैटरडे संडे तक बीच में बातचीत करके उनके घर पे जाती थी। मैं घर पे जाती थी, लड़की थी, छोटी बच्ची थी, कुछ लोग समझा के भेज देते थे, कुछ लोग तरस खा जाते थे कि यार इतनी दूर से आए हैं, 500-200 का प्रोडक्ट ले लूं। और मेरे को ये मैटर नहीं करता था, आप तरस खा के आओ या मेरी काबिलियत से आओ या आरसीएम का प्लान देख के आओ, आप आओ बस, मेरे को मैटर ही नहीं करता आप क्या देख के आ रहे हो। तो धीरे धीरे नेटवर्क करना स्टार्ट किया। बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारे ऑब्जेक्शन के बाद में धीरे 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 फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया कि अच्छा ये तरीका काम नहीं करता, ये तरीका काम करता, ये नहीं काम करता, ये। फिर जो भी सीखती थी अप्लाई अप्लाई अप्लाई, इंप्लीमेंट करते 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 करते, सेमिनार अटेंड करते 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 फाइनली 2017 में मेरा रॉयल्टी हुआ। और 2017 में जब रॉयल्टी हुआ तो मैं बहुत लकी हूं कि मेरा सेलिब्रेशन दी रियल डायमंड डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर के द्वारा रांची में हुआ। और वहां पे जब मेरे रॉयल्टी के सेलिब्रेशन हुई तो एक छोटा सा इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। वो ये हुआ था कि मैं जब रॉयल्टी का सेलिब्रेशन था तो मैं स्टेज पे थी और मैंने अपना स्पीच दिया था। वो स्पीच का क्लिप अभी भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो वत्स सर ने मुझे बहुत ध्यान से देखा और देखने के बाद वत्स सर मुझसे पूछते हैं कि बेटा अकेले आए हो कि किसी के साथ में आए हो। और उस टाइम पे मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी रांची। तो मैं ऐसे इशारा देके बोली कि सर वो वहां पे मेरी मम्मी है, और मैं मम्मी को इशारा दे रही हूँ कि मम्मी आओ, वत्स सर मिलना चाहते हैं। मैं एकदम खुशी से पगलाई हुई थी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो मैं मम्मी को इशारा दे रही कि मम्मी जल्दी से आओ, वत्स सर मिलना चाहते हैं। एंड जब तक मेरी मम्मी वत्स सर के पास आती, वत्स सर स्टेज में जितने सारे अचीवर्स थे सबको छोड़ के वत्स सर नीचे थे मेरी मम्मी से मिलने के लिए। अगले ही मिनट में वत्स सर मेरी मम्मी से मिलने के लिए स्टेज से नीचे जाके नीचे मिल रहे थे, एंड मैं स्टेज पे खड़ी हुई ये सारी चीजें देख रही थी। एंड दैट मोमेंट, उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये आर्सन क्या दे सकता है। एक डायमंड, एक रॉयल्टी अचीवर की मदर को सम्मान देने के लिए, जिसको वो पहली बार मिल रहे हैं, वो स्टेज से नीचे जाके वहां पे उनको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पूरे सारे स्टेज के सारे लोग मेरी मम्मी को देख रहे हैं कि ये कौन लेडी है। एंड दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मधु, ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां पे तुम अपने माता पिता को एक अलग लेवल का सम्मान दे सकती हो। और किसी भी बच्चे के लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है कि उसके कारण उसके माता पिता का अलग रिस्पेक्ट हो, राइट। एंड उसके बाद आरसीएम करने का जो वे ऑफ जो भी चीज था, वे ऑफ थिंकिंग था, वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग था, वे ऑफ टेकिंग नॉलेज था, जो भी था, सब कुछ का तरीका बदल गया मेरा। उस दिन के बाद, उस दिन से पहले जो मैं आरसीएम करती थी वो एक अलग तरीका था, उस दिन के बाद जो आरसीएम की एकदम प्रोफेशनली
बहुत ही कमिटेड होके बहुत अलग तरीके से मैंने किया। और उसके बाद जब बिजनेस करना स्टार्ट किया, हालांकि आज अभियान बोलते हैं, तो उस टाइम पे करते 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 फिर ग्रोथ 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 ग्रोथ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं रॉयल्टी अचीवर बनी तब तक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे आप करते हैं तो सम टाइम कंपाउंडिंग आती है और सम टाइम नीचे भी बिजनेस जाता है, वो टर्नओवर नीचे भी जाता है। और जब तक आपका टर्नओवर चलता जाता है ना, तब आप अपने अपने अपलाइन से बहुत खुश होते हैं कि सर आपकी वजह से हो रहा है, ऐसा है वैसा है। और एक टाइम ऐसा आया कि जब ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी, गोल्ड से स्टार गोल्ड लेवल मेरा क्वालिफाई ही नहीं हो रहा था। और उसके लिए मुझे लगता था कि मेरे अलावा सब लोग यहाँ पे गुनाहगार हैं, मेरे डाउनलाइन अच्छी काम नहीं कर रही है, मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं तो पार्ट टाइम में काम करती हूँ। यानी कि उस टाइम पे ऐसा था कि मैं बहुत ब्लेमिंग एटीट्यूड में आ गई थी। एंड दैट टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि जब आप ब्लेमिंग एटीट्यूड में रहते हो और आप कंप्लेन 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 कहते करते रहते हैं, और जब आप कंप्लेनिंग मूड में जाएंगे तब आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। एंड वो पूरा का पूरा 9 से 10 महीना मेरे लिए बहुत टफ था। और उसके बाद धीरे 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 जब मेरी पर्सनल काउंसलिंग मेरी अपलाइन ने की, और मैं बहुत लकी थी कि मेरी जो अपलाइन थे वो प्रोफेशनली टीचर थे और मैं प्रोफेशनली स्टूडेंट थी। तो ऐसे भी देखा जाए तो अपलाइन डाउनलाइन में जो रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट टीचर का होता है, मदर डॉटर का या मदर सन का होता है। और प्रोफेशनली भी वहां पे टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता था। तो इस पार्ट में मैं लक्की मानती हूँ कि मैंने वही सेम वे ऑफ कनेक्शन रखा, वे ऑफ रिलेशन रखा। और धीरे धीरे पर्सनल काउंसलिंग करने के बाद में मुझे मौका मिला एक प्रोग्राम अटेंड करने का। वो प्रोग्राम मेरी अपलाइन का ही था, और अपलाइन का ही था। लेकिन जब आप अपलाइन से फोन पे बात करते हैं तो वहां का नॉलेज डिफरेंट होता है, लेकिन जब अपलाइन का आप कोई सेमिनार, आप कोई एलडीपी, कोई डीटीडब्ल्यू अटेंड करते हैं तो वो एकदम डिफरेंट होता है। और ऐसे ही कोई प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी लाइन उन्होंने बोला, उन्होंने बोले थे कि कंप्लेनर नेवर क्रिएट एंड क्रिएटर नेवर कंप्लेन। और मुझे लगा कि यार मैं क्रिएटर बनना चाहती हूँ या कंप्लेनर बनना चाहती हूँ। और मुझे जब मैंने पिछले 9-10 महीने अपने रियलाइज किए तो मैंने देखा कि 9 से 10 महीने मैं कंप्लेनिंग वाले मूड में थी। मैं कंप्लेन कर रही थी, मेरे डाउनलाइन अच्छे नहीं है, मेरे अपलाइन का सपोर्ट नहीं है, मैं तो पार्ट टाइम में कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा कॉलेज बहुत दूर है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरा एग्जाम होता है, मेरा असाइनमेंट होता है। तो वो जो 9 से 10 महीना मेरा कंप्लेनिंग वाला मोड था, इसलिए कुछ मैं क्रिएट नहीं कर पा रही थी, इसलिए ग्रोथ नहीं आ रहा था। एंड उसके बाद मैंने कसम खाई, खुद से कमिटमेंट किया कि आज के बाद मधु जो भी बात बोलेगी या तो अच्छी बातें करेगी, नेगेटिव बात कभी नहीं करेगी। उसके बाद से मैंने आज तक कभी भी अपने अपलाइन को कभी भी कंप्लेन नहीं किया। उसके पहले मैं बहुत कंप्लेन करती थी कि सर आप मुझे ये सपोर्ट नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, आपने उनको उतना ज्यादा सपोर्ट कर दिया, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम के बाद, और मैं आपको सच में बता रही हूँ, उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगी। उस दिन के बाद मैंने ये किया कि मेरी कामयाबी का और मेरी नाकामयाबी का दोनों की रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मैं कामयाब हूं तो अपने बदौलत, मैं ये चीज अलग से डिफाइन भी करूंगी, और अगर मैं नाकामयाब हूं तो इसकी भी मेन कारण मैं हूं। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं कई बार, अगर हम कामयाब है तो अपने बदौलत, और अगर नाकामयाब है तो अपलाइन के बदौलत, डाउनलाइन के बदौलत। और ये वाली थिंकिंग को अलग करना पड़ेगा। और उसके बाद से स्टार गोल्ड मैंने किया, उसके बाद मैंने किया जब मेरा माइंडसेट ठीक हुआ, और उसके बाद जब मेरा मतलब थिंकिंग प्रोसेस था सब कुछ डिफरेंट हुआ, उसके बाद से मैंने खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सब कुछ पे काम किया, अपनी लीडरशिप पे, अपनी कम्युनिकेशन पे, आरसीएम के लीडर को सुनना ज्यादा कर दिया, ट्रेनिंग ज्यादा कर दिया, प्रोफेशनली बहुत सारे कोर्स खरीदे, खुद पे काम किए, बहुत सारी किताब पढ़े, दिन रात एक कर दिया। कभी कभी ऐसा था कि रात रात भर जग के मैं वीडियो देख रही हूँ, चीजें सीख रही हूँ, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, कैसे किताब पढ़ना है, कैसे क्या करना है, रात रात भर जग के मेरी नींद ही उड़ गई थी। और उसके बाद उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके बाद लगातार मेरी पिन बदलती गई, स्टार गोल्ड के बाद प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, टेक्निकल क्वालिफाई, पर्ल। और उसके बाद आया लॉकडाउन। लॉकडाउन ने पूरी की पूरी मेरी जितनी प्लानिंग थी सब पे लगा पानी फिर जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे आरसीएम की तरफ से पहली जूम मीटिंग हुई कंपनी की तरफ से। और वो पहली बार था कि जब मैंने जूम मीटिंग अटेंड किया, उसके बाद मुझे लगा कि यार अगर कंपनी कर सकती है तब तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मेरी पूरी इंटायर, मोहन सर की पूरी इंटायर टीम में वो मैं पहली लीडर थी जिसने जूम मीटिंग किया। और पहली जो जूम मीटिंग मैंने किया था ना, इतना खराब मैंने किया था कि आज अगर मैं उसको देख लूं ना मुझे बहुत हंसी आती है। बहुत खराब किया था। और मुझे कुछ पता नहीं था कैसे म्यूट करना है, कैसे अनम्यूट करना है, वो बहुत खराब जूम मीटिंग हुआ था।
लेकिन बात ये नहीं है कि खराब हुआ अच्छा हुआ, बात हुआ कि इनिशिएट किया, पहला कदम उठाया, पहले किया, डरी नहीं, अपलाइन के भरोसे नहीं रही, किसी डाउनलाइन के भरोसे नहीं रही, सोची नहीं कि कोई और करेगा, मैंने किया। और उस करने का रिजल्ट हुआ कि दूसरी अच्छी हुई, उससे दूसरी अच्छी हुई, उससे तीसरी अच्छी हुई, और धीरे धीरे जूम मीटिंग से मैंने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद मेरे यूट्यूब पे फिर मैंने वीडियो अपलोड करने स्टार्ट किए, सोशल मीडिया ग्रो करना स्टार्ट किया। कॉलेज बंद था, घर में ही रहती थी, घर में मम्मी खाना ला के दे देती थी, भाई था वो सेटअप कर देता था, बैठ के जूम मीटिंग करना स्टार्ट की, सोशल मीडिया बिल्ड करना स्टार्ट की, टाइम मिला इंप्रूवमेंट करने का, धीरे धीरे सोशल मीडिया ग्रो की, टीम से ज्यादा टाइम मिला बात करने का, सब लोग घर में थे, फोन पे बात किया, उनके प्रोस्पेक्ट से बात किया, ऐसे करते 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 लॉकडाउन के अंदर ही मैंने अपना स्टार पढ़ किया, और फिर उसके बाद 2021 में अपना इनरोल्ड भी किया। और 2022 से लगातार मैं 6 फिगर में आरसीएम से इनकम ले रही हूँ, और अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 6 फिगर में इनकम जा रही है। अब ये पूरी की पूरी मेरी स्टोरी है। अब इस स्टोरी में एक दो चीज मैं हाईलाइट करना जरूर चाहती हूँ आपको, जो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। पहली चीज, मैं बहुत लक्की रही कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही। मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, सबने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया। समटाइम्स आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है, समटाइम आपकी नहीं होती है, और जिनकी नहीं होती है तो बेसिकली हमें काम करना होता है। देखिए, कोई भी फैमिली सपोर्टिव होगी कि नहीं होगी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी फैमिली को क्या ट्रस्ट करवाए हो। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट बस इसलिए नहीं करती है क्योंकि आपकी फैमिली को आपकी असफलता से डर लग सकता है। कोई कोई भी फैमिली नहीं चाहती कि उसका बच्चा असफल हो। जिस दिन आपने अपने पेरेंट्स को ये रियलाइज करवा दिया कि मम्मी मैं जो काम कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, पापा मैं जो काम कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, और आप मेरे को सपोर्ट करो, दुनिया की जो भी खुशी आपको चाहिए, आपको पैसे के रूप में चाहिए, आपको फ्रीडम के रूप में चाहिए, आपको सम्मान के रूप में चाहिए, आपकी केयरिंग की, आपको जो भी खुशी चाहिए वो खुशी मैं आरसीएम से ला के देने की हिम्मत रखती हूँ। ये कमिटमेंट, ये जो कन्विंसन वाला पावर है ना, उनको अगर आपने कन्विंस कर दिया, अंदर तक लेके जाके वो बातें कर दी ना, तो वो मान जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि हम अपने माता पिता को कैसे कन्विंस करते हैं। तो पहली चीज, मैं बहुत लकी रही कि मुझे बहुत सपोर्टिव फैमिली मिली। दूसरी चीज, मैं बहुत लकी रही कि मेरी जो अपलाइन है वो अपलाइन प्रोफेशनली भी टीचर थे और मैं स्टूडेंट थी। तो जो एक अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से बिल्ड हुआ क्योंकि प्रोफेशनली हम लोग वैसे थे। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, आपकी अपलाइन आपसे कम एज में होंगे, आपसे फाइनेंशियली हो सकता है वीक हो, आपसे हो सकता है कि एजुकेशन में कम हो। तो कई बार हम उनको अपलाइन मानने में ही 6 महीना, 1 साल, 2 साल का टाइम लगा लेते हैं, क्योंकि अपलाइन आप ऊपर ऊपर मान रहे हैं, पर क्या सच में दिल से आप उसको फील कर पा रहे हैं? क्या दिल से उसको गुरु मान रहे हैं? क्या दिल से उनको फॉलो कर रहे हैं? दिल से उनको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं? क्या दिल से आपका लर्निंग एटीट्यूड है क्या? तो दूसरे पार्ट में मैं इस पार्ट में लकी रही क्योंकि प्रोफेशनली वो टीचर थे, प्रोफेशनली मैं स्टूडेंट थी, तो ऑटोमेटिकली वो जो रिश्ता है ना वो बिल्ड हो गया। तो मेरी अपलाइन मुझे बहुत अच्छी मिली, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हुआ। और तीसरी चीज ये हुई, वो ये हुई कि मुझे ये रियलाइजेशन बहुत पहले हो चुका था कि इस इंडस्ट्री में कोई भी आदमी कामयाब या नाकामयाब अपनी वजह से होता है। पता है, एक आदमी 10,000, 15,000, 20,000 रुपया भी कमाते हैं ना, तो वहां पे वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन आरसीएम में जैसे ही आते हैं ना, तो उसको ये रियलाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि आज वो कामयाब या नाकामयाब अपनी वजह से है। हम अपलाइन, डाउनलाइन, अड़ोसी पड़ोसी, बगल के पीयूसी वाले को, बगल के डिपो वाले को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, प्रोडक्ट को, कभी कभी अपने फाउंडर को भी बोलते हैं कि यार इनके वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ये तीसरी चीज मेरे मेरे साथ बहुत अच्छी हुई कि मैं रियलाइज कर ली कि अगर मैं कामयाब होंगी तो दैट्स बिकॉज ऑफ मी, और अगर मैं नाकामयाब भी होंगी दैट्स बिकॉज ऑफ मी। यानी कि हमें खुद को अपडेट करना पड़ेगा। कल ही मैं सतीश पंडित जी के एक टेप सुन रही थी, उन्होंने बोला था ये बिजनेस ना प्लान का है ना प्रोडक्ट का, कुछ का नहीं है। ये जो बिजनेस है टोटली आपका, ये जो अभियान है वो लोगों का है। जितनी ज्यादा अच्छे से आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, उतने अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, उस तरीके से आपका अपने आप ये अभियान बिल्ड हो जाएगा। ये तीन चीजों पे अपने को काम करना है। पहले फैमिली का सपोर्ट लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फीमेल होकर काम कर रहे हैं तो उनको ट्रस्ट में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अपलाइन से आपका रिश्ता, कभी भी उसको कंप्लेनिंग मोड में मत जाइए, सर आप ये नहीं किए, वो नहीं किए, ऐसे वैसे नहीं। माता पिता क्या काम करता है, मैं इस दुनिया में ला दिए बहुत है, हमें बेसिक एजुकेशन दे दिए बहुत है, तो हमारी अपलाइन हमें सिस्टम में लेके आ गई, हमें बेसिक एजुकेशन दे दी, वो बहुत है। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। और तीसरी चीज, सेल्फ
डिपेंडेंसी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी आप डिपेंडेंसी मत रखिए, तीनों चीजें बहुत अच्छे से करना होगा। और एक चीज जो मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ, वो बात करना चाहती हूँ फास्ट ग्रोथ के ऊपर। वो फास्ट ग्रोथ के ऊपर बातचीत करने के लिए मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वो शेयर करने से पहले मैं आप सभी को ये चीज बताना चाहती हूँ, ये एक छोटा सा तरीका है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। मैं एक घंटे में बहुत सारी बातचीत हम लोग नहीं कर सकते, तो मैंने चुन के वो सारी बातचीत लेके आई कि अगर हमने इन सब चीजों पे काम किया तो शायद हम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, और उसके बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। मेरी फास्ट ग्रोथ की बात करें या मेरी कामयाबी का एक बहुत अच्छा चीज रहा कि मैं आरसिम में जब आई ना, तो मैं इधर उधर देखी नहीं किसी चीज को, किसी भी चीज को नहीं देखी मैं। जब मैं आई तो मेरा ये बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग था पहली कंपनी के प्रति। आरसीएम मतलब आरसीएम। जब मैं बिजनेस स्टार्ट की थी तो मेरे घर पे बहुत सारे नेटवर्कर आते थे, मेरी मम्मी से पूछ के, मेरे पापा से पूछ के, वो मुझे बच्चा समझ के समझाते थे कि मधु मेरे साथ आ जाओ। कुछ लोगों ने ऐसे भी धमकी दी कि तुम बिजनेस कर रही हो, फॉरवर्ड करने में कर रही हो, और मेरे बिना हेल्प के तुम कर लोगे क्या। इस तरीके से लोग धमकी देते थे जो दूसरे नेटवर्कर थे। जिस टाइम पे मैं अपनी सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, उस सिटी में आरसीएम का कोई स्टोर नहीं था ठीक से, कोई भी रॉयल्टी अचीवर नहीं था, कोई भी टेक्निकल अचीवर नहीं था, कोई माहौल नहीं था, कोई सेमिनार नहीं होता, तो कुछ भी नथिंग। एंड उस टाइम पे जब लोगों को पता चलता था कि कोई लड़की है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है, मैं छुट्टी में अक्सर जाती थी, तो लोग मेरे घर पे आके बोलते थे कि तुम मेरे बिना कर लोगी क्या, तुम इस कंपनी में काम कर लोगे क्या, यहाँ पे इस कंपनी का माहौल ज्यादा है। लेकिन उस टाइम पे भी मैं इतनी ज्यादा रिजिड थी कि मैं आरसीएम ही करूंगी, और मैं आरसीएम में ही बड़ा काम करूंगी। और आज उस लेवल पे पूरी की पूरी सिटी में जो सबसे हाईएस्ट पिन है वो मेरा है। तो मैं कभी भी इधर उधर नहीं देखी, आरसीएम मतलब आरसीएम, आरसीएम में वो बिलीफ सिस्टम आ गया था। दूसरा, आरसीएम में आने के बाद मैंने सिस्टम पे, प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा किया। आरसीएम में लड़कियों के कपड़े नहीं आ रहे, मैं लड़कों के जींस पहनूंगी। लड़कियों के टी शर्ट नहीं आ रहे, मैं लड़कों के टी शर्ट पहनूंगी। लड़कियों के सैंडल नहीं आ रहे, मैं लड़कों का जूता पहनूंगी। लड़कियों का कुछ भी नहीं आ रहा, मैं कंप्लीट लड़कों का यूज करूंगी, लेकिन आरसीएम का ही यूज करूंगी। 100% प्रोडक्ट यूजर थी। आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, कोई भी कपड़ा आपको आरसीएम के अलावा कोई नहीं दिखेगा, मैं जो भी पहनी हूँ। या तो वो मेरे कॉलेज के यूनिफॉर्म होते थे या आरसीएम के होते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने सिस्टम पे, प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास किया। तीसरी चीज, मैंने अपलाइन पे बहुत अंधविश्वास के साथ काम किया। मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री होती है, और पीएचडी में भी छोटी मोटी डिग्री वाली नहीं। मैं पीएचडी में रिसर्च की पढ़ाई कर रही हूँ। रिसर्च है, साइंस है। बहुत सारे लोगों को ईगो होता है, यार मैं इतनी हाईएस्ट डिग्री कर रही हूँ, उसके बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ ठीक है कि मैं हाईएस्ट डिग्री कर रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, साइंस में सब कुछ ठीक है। पर आरसीएम में मैं अपना दिमाग नहीं लगाती। आरसीएम में वही करती हूँ जो मेरी अपलाइन करते हैं। वो मेरे दिमाग लगाऊंगी कहाँ, रिसर्च में, साइंस में। वो दिमाग यहाँ पे नहीं लगाऊंगी मैं। आरसीएम में जो है वो आरसीएम में अपलाइन की बात मानूंगी। और चौथी चीज, लाइफ लाइन। कई बार हमें लगता है कि अरे मेरे पास जो लाइफ लाइन है वो लाइफ लाइन अच्छी नहीं है, पड़ोसी के पास सब अच्छी लाइफ लाइन है। कई बार हम सोचते हैं कि, वो बोलते हैं ना, पड़ोसी का बच्चा कभी कभी अच्छा लगने लगता है। तो मैंने हमेशा अपनी लाइफ लाइन जो है, क्योंकि मेरी लाइफ लाइन मुझे बनाएगी ना डायमंड, और आपकी लाइफ लाइन आपको डायमंड बनाएगी, तो उससे प्यारा, उससे अच्छा कोई भी नहीं है। उस पर विश्वास रखिए, उस पर क्रिएट कीजिए, उस पर काम कीजिए। और पांचवी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बारे में ऑलरेडी बात की हूँ, खुद पे भरोसा। यहाँ पे सफलता पाने के लिए मैंने ये किया कि मेरे को रॉयल्टी बनना है, मेरे को टेक्निकल बनना है, मेरे को पर्ल स्टार पर बनना है, मेरे को इमरॉल बनना है, और अब मेरे को कोर लीडर बनना है। तो ये मेरे को ही करना है, और इसके लिए अलग अलग स्टेज पे आपको अलग अलग पर्सन बनना पड़ेगा। मधुसूदी जब रॉयल्टी अचीवर थी तो एक अलग पर्सन थी, वही सेम पर्सन अगर रहती तो आज यहाँ पे नहीं होती। तो आज इमरॉल लेवल पे हूं तो अलग पर्सन हूं, और जब मैं स्टार इमरॉल बनूंगी तो अलग पर्सन होना पड़ेगा, तभी स्टार इमरॉल बनूंगी। स्टार रूबी के लिए अलग पर्सन बनना पड़ेगा, और हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा, और ये खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। जितनी भी चीजें हैं ना, सब कुछ आप सीख सकते हैं। प्लान सीख सकते हैं, प्रोडक्ट सीख सकते हैं, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, कैसे टीम हैंडलिंग करनी है, कैसे लोगों को साथ रखना है, ये सब कुछ सीखा जा सकता है, सब कुछ सीखा जा सकता है, आप सीख सकते हैं। ये खुद पे भरोसा होना चाहिए। और छठी चीज, भगवान पे भरोसा। एक टेप में सतीश पंडित जी पूछते बोलते हैं कि आपको क्या लगता है भगवान कहाँ है। एक बार जब मैं पहली बार आउट ऑफ टाउन बिजनेस स्टार्ट की थी, तो मेरी मम्मी उस टाइम पे बड़ी डरती थी कि मधु कहाँ जा रही है, किसी को नहीं जान रही है, पहली बार जा रही है, कैसे लोग होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे। एंड उस टाइम पे, अब मम्मी तो डर रही है, अब आपको तो समझाना पड़ेगा, आपको तो बताना पड़ेगा कि मम्मी डरो मत, सब ठीक है। तो उस टाइम पे मैं इस चीज का मतलब कि
कहते हैं सपोर्ट ली थी। एक टेप में सतीश पंडित जी बोलते हैं कि ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, और उस टेप में आंसर देते हैं कि जहां हम खड़े हैं उसके जस्ट ऊपर भगवान है। आज मधु कोलकाता में है, कोलकाता में जहां खड़ी है उसके ऊपर है भगवान। जब बिहार जाएंगे तो बिहार में मेरे ऊपर होगा भगवान। तो मैं हमेशा मम्मी को वो वाला मैं रिकॉर्डिंग सुनाई थी, मम्मी 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 को बोली थी कि मम्मी मैं जहां जा रही हूँ ना भगवान मेरे साथ जा रहे हैं, एंड ही विल प्रोटेक्ट मी, ही विल सपोर्ट मी। वो मुझे बता देंगे क्या क्या करना है, तो डोंट वरी। तो आपको अपने जो भी ईश्वर माने, खुदा माने, अल्लाह माने, जो भी माने, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। एंड आप अगर आप भगवान में नहीं मानते, अगर आप नास्तिक है, तो एक सुप्रीम पावर को मानिए कि कोई ना कोई तो है जो आप इस दुनिया में लेके आया है। आप उस पर भरोसा रखिए कि वो अगर आपको इस दुनिया में लेके आ सकता है तो आपको सफल भी बनाएगा और आपको अच्छी राह पे चलाएगा। उस पर आप भरोसा रखिए। और ये सिक्स बिलीव मेरे अंदर में कूट कूट के भरा हुआ था। मैं हमेशा इस चीज पे भरोसा रखती हूँ। और बहुत सारे टाइम अभी ऐसा हो गया कि मेरा नाम आते ही लोग आरसीएम ही बोलते हैं। मेरे दोस्त होते हैं, वो दोस्त बोलते हैं मधु मतलब आरसीएम। कुछ लोग बोलते हैं कि मधु यहाँ नहीं जाए क्योंकि वहां आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं मिलते ना, इसलिए नहीं जाएगी। मधु वहां नहीं जाएगी, मधु आरसीएम का वो नहीं मिलता ना, ऐसा करके। तो आपका नाम के साथ में आरसीएम जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आरसीएम आपके नाम से जुड़ गया मतलब आप कामयाब हो गए। तो ये विश्वास लेके मैंने जो स्टार्टअप किया था, वो स्टार्टअप इस आरसीएम में, स्टार्टअप इस सिक्स बिलीव के साथ में मैंने किया था। और वो बिलीव विथ टाइम और ग्रो होता गया, ग्रो होता गया। आज मेरे खून के रग रग में ये विश्वास फैला हुआ है, इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। दूसरी चीज मैंने जो है, जो हमारा सिस्टम है, सिक्स बेसिक, एट कोर स्टेप, सेवन कार्नर, ये पूरा याद होना चाहिए। ट्रैफिक नियम क्या होता है? ट्रैफिक नियम में आपको पता है ना, लाल बत्ती जलेगी रुक जाना है, येलो होगा मतलब आपको रेडी हो जाना है, और हरा जलेगा तो आपको चलना है ग्रीन। ये आपको याद है ना? याद है तभी तो आप इसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें सड़क पे कहाँ चलना है, दाएं चलना है, बाएं चलना है, क्या करना है, कबड्डी में क्या नियम है, खो खो में क्या नियम है, ये सब नियम एक खिलाड़ी को पता होता है और याद होता है। याद होगा तभी तो आप फॉलो करेंगे, राइट? तो कोई भी नियम तब आप फॉलो करेंगे जब आपको याद होगा। आरसी में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिसको कि उससे कुछ ही सिस्टम फॉलो करते हैं, तो हाँ, एट कोर स्टेप याद है नहीं। अगर आपको याद ही नहीं तो फॉलो कैसे करते हैं? ट्रैफिक का नियम याद है तभी तो फॉलो करते हैं ना। यानी कि आप फॉलो सिस्टम को तभी कर पाएंगे जब आपको याद होगा। तो सबसे पहले हमें इसको सभी को याद करना है। तो ये मैंने अपने इनिशियल टाइम पे मैंने हाथ से लिख करके अपने दीवार पे चिपकाया था कि ये सिक्स बेसिक है, ये एट कोर स्टेप है, ये सेवन कार्नर है, मुझे फॉलो करना है। और इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। हमारे कोर लीडर ने इतना सोच समझ के इतना 21 नियम बनाया है, इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सिक्स बेसिक जो है ये आपको नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है। पहले आपको नेटवर्क बनाना है, मतलब ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग। तो अगर ये 6 काम फॉलो करेंगे तो आपका नेटवर्क बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। अब आपका नेटवर्क बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। लेकिन अब उसमें कंपाउंडिंग चाहिए ना। कंपाउंडिंग कब आएगी? जब उसके जो लीडर्स आए हैं वो लीडर काम करेंगे, उस लीडर का ग्रुप बड़ा होगा, उस लीडर का अचीवमेंट होगा। मतलब कि अब आपको लीडर को ग्रो करना होगा। और लीडर को ग्रो तब आप कर पाएंगे जब आप खुद लीडर बन पाएंगे। और लीडर बनने के लिए आपको ये 8 कोर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर 8 कोर स्टेप फॉलो करेंगे तब आप लीडर बनेंगे, और तब जाके आप अपने टीम में लीडर बनाएंगे, और तब जाके उसमें कंपाउंडिंग होगा। यानी कि नेटवर्क बनाने के लिए ये, और नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए 8 कोर स्टेप। अब नेटवर्क आपने बना भी लिया, आपने नेटवर्क ग्रो भी कर लिया, बढ़ा भी लिया, अब नेटवर्क को संभालना भी है। क्योंकि लोगों का बिजनेस है, ये लोगों का पूरा संभालने का है। और हमेशा वत्सर भी बोलते हैं, पंडित जी भी बोलते थे कि लोगों को एक साथ लेने का, लेकर चलने का मतलब कि मेढक को तराजू पे तोलने वाला काम है। जब तक एक को पकड़ेंगे दूसरे को लेने जाएंगे तब तक एक चला जाएगा। तो उसको संभाल के रखना है, बहुत टफ है। और उसको संभाल कर रखने के लिए आपको सेवन कार्नर फॉलो करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि हम नेटवर्क को संभाल सके। और ये तीनों चीज एक साथ जब आप करेंगे और आपको याद होगा, आप हर दिन अगर फॉलो करेंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा भी, बनेगा भी, बढ़ेगा भी, और संभाल भी पाएंगे। और ये तीनों एक साथ जब आप करेंगे तब जाके आप बड़े लीडर बन पाएंगे। यहाँ पे मुझे ना आरसीएम पता है क्यों पसंद है? क्योंकि एक बार बता दिए मोहन सर 2017 में कि मधु ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है, ये सिस्टम है, आज तक नहीं बदला। हमारे साइंस में एक थ्योरी पढ़ो, 2 साल के बाद पता चलता है कि कोई साइंटिस्ट आया, उसने थ्योरी को बोल दिया कि ये थ्योरी काम करने, ये थ्योरी फॉलो करो।
फिर 2 महीने के बाद कोई और आ जाता है, 3 साल के बाद कुछ और, तो बदलता रहता है। जब मैं उस सिस्टम से आई कि वहां पे तो हर बार नई नई चीजें आती है, नाइन्थ में पढ़ो बोलते हैं कि ये सही है, 10th में वो बदल जाता है, 12th में वो बदल जाता है, ग्रेजुएशन में वो बदल जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में और बदल जाता है, रिसर्च में आओ तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन आरसीएम में पहली क्लास से लेके डायमंड बनने तक सिस्टम एक ही है, एक ही बार याद करना है। इससे आसान काम क्या हो सकता है? मेरे को तो आरसीएम से आसान काम आज तक कुछ भी नहीं लगा। मैंने लोगों को जॉब करते हुए देखा है, मैंने खुद इंटर्नशिप किया है, मैं रिसर्च की पढ़ाई कर रही हूँ, रिसर्च में सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करती हूँ। और मैं भी फील्ड वर्क के लिए गई थी, 12 दिन मैं नागालैंड में थी। और नागालैंड में रह के काम जो मैंने किया ना फील्ड में, वहां से मैं अपने अपलाइन को फोन करके बोली कि सर इस बार जाएंगे ना तो और अच्छे से आरसीएम करेंगे, क्योंकि समझ में आ गया आरसीएम से आसान काम कुछ नहीं है। जब जब हम फील्ड में बाहर में काम करते हैं ना, मुझे सच में रियलाइज होता है कि आरसीएम से आसान काम कुछ नहीं है। लेकिन आरसीएम को क्यों हमने मुश्किल बनाया है? क्योंकि हम सिस्टम फॉलो नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। आप सभी ने आरसीएम से ऑनलाइन ऑर्डर कुछ ना कुछ किया होगा, कभी कपड़े मंगाए होंगे, कभी किसोल के प्रोडक्ट्स मंगाए होंगे, कभी कुछ ना कुछ मंगाए होंगे। अब मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहती हूँ, मैं 2 ऑप्शन दूंगी यहाँ पे। आपके पास पैकेट आए हुए, एक अच्छा खासा पैक करके आता है घर। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास जैसे ही पैकेट आया आप एकदम एक्साइटमेंट में है और अपने हाथों से उसको खींच खींच के खोल रहे हैं, कभी इधर से निकाल रहे हैं, कभी उधर से निकाल रहे हैं, कभी दांत लगा रहे हैं, कभी उससे खींच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी खोलते हैं, राइट? खोले जा रहे वहां पे आपके हाथों में भी दर्द हो रहा है, आपको वो भी हो रहा है। और दूसरा तरीका क्या होता है, थोड़ा सा वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर के उस कोने में जाइए जहां पे सीजर है, जहां पे कैंची है, कैंची को लेके आइए, आराम से उसको कट कीजिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन आप हाथ से खींचे जा रहे, और दूसरा ऑप्शन सीजर वाला। कौन सा आसान होगा, फर्स्ट और सेकेंड? बताइए चैट बॉक्स में, बताइए जो अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए फर्स्ट और सेकंड। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड। मतलब आप सभी को पता है ना, सेकंड वाला ऑप्शन इजी होगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, क्योंकि आप दूसरे रूम में थे, डोर के पास थे, आप अंदर गए, सीजर लेके आए, फिर आपने काटा। ज्यादातर लोग आरसीएम ना खींचने वाला काम करे, फर्स्ट वाला, फिर बोलते हैं आरसीएम बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं हो रहा है, होता नहीं है, ऐसा है। क्योंकि आप सीजर लाने तक का वेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि आप सिस्टम को याद ही नहीं कर रहे हैं, 6 बेसिक याद नहीं कर रहे, 8 कोड स्टेप याद नहीं कर रहे, 7 कार्डिनल याद नहीं कर रहे हैं, और आप बस घींचे जा रहे हैं। तो आपके दांत में भी तकलीफ हो रही है, हाथ में भी तकलीफ हो रही है, इसके बाद भी वो सही से नहीं निकल रहा है। और कई बार ऐसा निकला कि इस तरीके से फटा हुआ पैकेट के नीचे गिर गया, और आपका नेल पॉलिश उसमें था, उसका डब्बा फट गया, उसके बाद आप ब्लेम कर रहे हैं कि अरे आरसीएम ने तो नेल पॉलिश अच्छा नहीं दिया। एग्जाम्पल डिफरेंट है, बट कर हम यही रहे हैं, कर ऐसा ही रहे। और जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपको टफ लगेगा, और आपकी एनर्जी भी जाएगी, और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग चीजें भी नहीं आएंगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, स्टार्ट विथ 6 बिलीव। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 6 विश्वास के साथ स्टार्ट कीजिए। उसके बाद इस सिस्टम के साथ इस बिजनेस को कीजिए। जब इस सब के साथ करेंगे, एंड विथ टाइम खुद को इवॉल्व करते जाइए, खुद पे काम कीजिए। अभी आपको प्लान पे अच्छे से सीखना है, फिर ऑब्जेक्शन हैंडल सीखना है, फॉलो अप सीखना है, फिर प्रोडक्ट के बारे में, ये सब कुछ एक साथ सीखना है। उसके बाद आपको लीडरशिप सीखना होगा, उसके बाद आपको लोक व्यवहार सीखना होगा। तो विथ टाइम जो जो चीजें चाहिए उसको सीखते जाइए, अपलाइन के प्रति समर्पित हो जाइए, और स्मार्टली काम कीजिए। आपके पास नेटवर्क है, आप देखिए आपके पास पूरा का पूरा सीट है, मंथ वाइज कैसे काम करना है, आपको प्रोडक्ट वाइज कैसे काम करना है, आपको एक ही टाइम पे कीसोल पे भी काम करना है, एक ही टाइम पे आपको गामा ओरिजिनल पे भी काम करना है, एक ही टाइम पे न्यूट्रीचार्ज पे भी काम करना है, पेंट पे भी काम करना है, एफएमसीजी पे भी करना है, ग्रोसरी पे भी करना है, फुटवेयर पे भी करना है, एग्रीकल्चर पे भी करना है, सब कुछ करना है, राइट? तो आपको वो सब चीजें बांटनी होगी, लोगों को देखना होगा कौन किस पे काम कर सकते हैं, और वो सब चीजों के लिए बैठ के काम करना होगा। अभी पर्ल एंड एबव की मीटिंग थी टीसी सर के साथ में, उस मीटिंग में मैं थी, और टीसी सर बता रहे थे कि मैं एग्जैक्ट, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, पर सितंबर के महीने में एक कोई पर्सन का इमरोल्ड पिन हुआ, न्यू इमरोल्ड पिन हुआ। और उनसे टीसी सर की बात हुई किसी जूम मीटिंग में, तो टीसी सर से बात हुई, टीसी सर ने बधाई दी कि आपका इमरोल्ड का पिन हुआ है। और वो पर्सन बताते हैं कि सर मैं 1.5 महीने से बेड रेस्ट पे हूँ। तो बोले कि अरे भाई 1.5 महीने से आप बेड रेस्ट पे हो और आपका इमरोल्ड का पिन आया, ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो उन्होंने बोला कि सर बेड रेस्ट से पहले मैं हमेशा भागता रहता था, 25 दिन बाहर, 20 दिन बाहर, 22 दिन बाहर। मैं कभी ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाया टीम का, ज्वाइनिंग तो हो रही थी पर प्लानिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब 1.5 महीना मैं बेड रेस्ट पे था तो मेरे पास बहुत टाइम मिला,
मैं फोन पे लोगों से ज्यादा बात कर पाया, मैं प्लानिंग कर पाया, स्मार्ट रिपोर्ट निकाल के काम किया, जितने भी मेरे टीम के लीडर थे उनका किस तरीके से काम चल रहा, उनके टीम में कैसे काम हो रहा, उन सबकी प्लानिंग के लिए इतना अच्छा टाइम मिला, एनालिसिस के लिए इतना अच्छा टाइम मिला कि मैंने पूरी टीम पे काम करके पूरा अच्छा से स्ट्रक्चर बना के काम किया और मेरा इनरोल्ड इजीली हो गया। तो हमें ये भी देखना है कि क्या हम सिर्फ भाग रहे हैं या प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो आपको दोनों एक साथ करना है। अब ऐसा नहीं कि बैठ के हम रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, बाहर जाके काम नहीं कर रहे, ये भी ठीक नहीं है। सब कुछ बैलेंस तरीके से करना पड़ेगा, हमें फील्ड वर्क भी करना है, होम मीटिंग भी करना है, 1 to 1 भी करना है, पर एट द सेम टाइम जो लोग आ रहे हैं उससे काम करवाना है, मंथ वाइज ग्रोथ लेके आना है, क्वार्टरली ग्रोथ लेके आना है, प्रोडक्ट वाइज ग्रोथ लेके आना है, स्टेशन वाइज ग्रोथ लेके आना है, लीडर वाइज ग्रोथ लेके आना है। आप एक साथ में भी चैट विद सुरेंद्र वत्स अगर आपने सुना होगा तो उसमें बोला गया कि एक बार में आप ज्यादा से ज्यादा 10 लीडर के साथ ही काम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक साथ में सभी लीडर के साथ काम करने की कोशिश करते हैं तो और सभी को नाराज करके बैठते हैं। तो आप एक बार में 10 लीडर को चूज कर सकते हैं, उस पर फोकस करके उसको ग्रोथ करिए, उसको सब कुछ ग्रोथ पे लेके आइए, फिर उसके बाद ऐसे कीजिए और वो आपके अंदर होना चाहिए। ये सब थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस पे कभी हम लोग मतलब क्या आपके अपलाइन आपको ये सब चीजें बताएंगे। तो आप वो चूज कीजिए किस लीडर 10 लीडर पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कैसे काम करना है, वो सब चूज करके प्लानिंग करके अच्छे समय काम करने की जरूरत है। और आपको सब कुछ अच्छे से प्लानिंग करके अगर आप काम करेंगे ना तो बहुत बहुत बड़ा ग्रोथ लेके जा सकते हैं। और मैं आप सभी को ये चीज बोलना चाहती हूँ, मैं कंपनी से बहुत टच में हूँ और कंपनी की अभी जो प्लानिंग चल रही है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जो हम सोच भी नहीं सकते वो सब प्लानिंग चल रही है। पर कंपनी तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है, पर उस प्लानिंग के साथ क्या हम खुद को ग्रो कर रहे हैं। पहले के टाइम पे स्मार्ट रिपोर्ट में बस न्यूट्रीचार्ज कीसोल या न्यूट्री गामा ओरिजिनल का डेटा निकलता था, पर आज के टाइम पे हर एक सेक्शन का आपको पास रिपोर्ट निकल रहा है। कंपनी तो दे दी हमें ऑप्शन, पर उस ऑप्शन पे क्या हम काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो विथ टाइम अपने आप को ग्रोथ पे लेके आइए, विथ टाइम कंपनी को जो चीजें हैं उसके साथ अपने को ग्रोथ कीजिए, और इन सभी पे काम करेंगे तो हम बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आएंगे। और ये सब छोटी मोटी चीजें करने से आपका ग्रोथ आ जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है यहाँ पे करने के लिए। और आप सभी को बोलना चाहती हूँ अपनी पर्सनल लर्निंग पे काम कीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कीजिए, अपना एक लर्निंग सिस्टम डेवलप कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कीजिए। रीतू मैडम यहाँ पे हैं, एंड रीत मैडम बहुत मतलब निर्जरा है। निर्जरा क्यों है, क्योंकि उन्होंने कीसोल के प्रोडक्ट पे पर्सनल रिसर्च करके काम किया। आज भी इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसलिए वो निर्जरा है। तो अगर आपको वो किसोल में निर्जरा है, अगर आपको न्यूट्रीचार्ज में निर्जरा बनना होगा तो कुछ और न्यूट्रीचार्ज का रिसर्च करना पड़ेगा। पेंट में निर्जरा निर्भय बनना है तो उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में निर्जरा निर्भय बनना पड़ेगा तो उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का रिसर्च कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, आरसीएम का जितना भी टेप है ये सीखिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कई बार है ना हम लोगों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। आपको पता है आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में आरसीएम का सागर जैसा नॉलेज है। अगर कभी मौका मिले तो मैं आपको अपनी आरसीएम में सतीश पंडित जी की एक अलग टेप की मैंने एक कॉपी बना के रखी है। उस कॉपी में ओनली एंड ओनली सतीश पंडित जी की टेप का नोट्स है, पूरा का पूरा सभी नोट्स। तो जितने भी आरसीएम के टेप है ना, चाहे सतीश पंडित जी के हों, कोठारी जी के हों, वत्स सर के हों, बीसी छाबड़ा जी के हों, केसी छाबड़ा के, अगर आप आए हैं तो पहले वो सारे टेप को सुनिए, तभी जाके दूसरे टीम के लीडर को सुनिए। कई बार हम अपने लोगों को छोड़ के दूसरे लोगों के पीछे पीछे भागते हैं। हम आरसीएम में डायमंड बनने के लिए आए हैं, दूसरी कंपनी में डायमंड बनने के लिए नहीं आए। जब हमें आरसीएम में डायमंड बनना है तो आरसीएम के लीडर को सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कंपनी के प्रति जितनी भी अपडेट है वो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करना होगा, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। क्योंकि जैसे जैसे आप की टीम बड़ी होगी तो हमारे घर में 4 लोगों के साथ रहने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जब 400 लोग होंगे तो सबको संभालने के लिए हमें थोड़ा सा अपना मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो आप उसके साथ में वो चीजें कर सकते हैं। इसके साथ में रिलेशनशिप स्किल, जो कि हमारे वत्स सर का बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने तो उस पर कोर्स भी किया है सर का, तो आप वो वाला चीज कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखिए। मेरी कामयाबी में एक बहुत बड़ा पार्ट रहा कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा से काम की, बहुत अच्छे से ग्रो की, उसको टाइम दी, और आज इसीलिए पूरे ऑल इंडिया में मैं बिजनेस को बिल्ड कर पाई। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करना स्टार्ट कीजिए। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क दोनों पे बैलेंस बनाना है। हमें हार्ड वर्क भी करना है पर साथ में स्मार्ट वर्क करके उस पर भी काम करना है। और 6 बिलीव को तो मैं बता चुकी हूँ, और अभी हमारे 24 साल हो चुके हैं और 24वीं एनिवर्सरी है। और वत्सर के भी वीडियो आई हैं, और वत्सर बताते हैं कि वत्सर आज इसलिए डायमंड है क्योंकि जब पहली एनिवर्सरी हुई थी उन्होंने उसकी तैयारी की थी, और उसके बाद जो सेकेंड एनिवर्सरी हुई उसमें उन्होंने लोगों की संख्या बढ़ाई,
तीसरी यूनिवर्सिटी में और संख्या बढ़ी, चौथी में और बढ़ी, और ऐसे करते 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 आज सर डायमंड है। तो अगर हमें बड़ी कामयाबी चाहिए तो एक बड़े फंक्शन की तैयारी अपने को करनी पड़ेगी, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे सब कुछ से ऊपर ये हमारा फंक्शन है, और हम सभी मिलकर इसकी तैयारी ऐसे करेंगे कि ये जो 2024 में 24 नवंबर को जो हमारी 24वीं एनिवर्सरी है, वो आज तक की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत, सबसे ऐतिहासिक और सबसे ज्यादा रिजल्ट क्रिएट करने वाली एनिवर्सरी हम लोगों को बनाना है। और इसके लिए ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, अपने पास में बहुत कम टाइम है, इसकी तैयारी हम सब लोग करेंगे और बड़ी तैयारी के साथ बहुत बड़ा काम करेंगे। तो थैंक यू, आप सभी से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं सच में बहुत लक्की मानती हूँ कि आपके बीच में आने का और आपके आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिला। तो सभी सीनियर साथी से आशीर्वाद लेते हुए आज की मीटिंग को यहीं पे खत्म करेंगे। ओवर टू निर्जरा रीत मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी मैम के लिए। मैम ने इतनी जबरदस्त जानकारी आज एजुकेशन दी है। मैम ने कैसे मैम ने अपनी जर्नी में अपने स्टूडेंट होते हुए इतने बिजनेस को इतना बड़ा ग्रोथ किया। बहुत सारे शहरों में कैसे आप मैम बिजनेस लेके गए। बहुत स्टोरी आपकी मोटिवेशनल रही। थैंक यू सो मच मैम। पूरी एसपीसी टीम की ओर से मैं आपका दिल से थैंक्स करती हूँ। और हमारे बीच में कुछ टेक्निकल अचीवर्स हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगी। सर आप भी कुछ व्यू दीजिए कि मैम की जो स्टोरी रही, जो एजुकेशन रही, कैसे हम अपनी एसपीसी टीम की महिलाओं को आगे लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में है सुदेश धीमान जी। सर वेलकम सर ऑन स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, और बहुत शानदार होस्टिंग आपकी। और मधु मैडम की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग थी कि वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छे पॉइंट उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम तेजी से बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमें अगर टेप सुननी है तो आरसीएम की टेप सुननी है, अपलाइन को हमेशा फॉलो करना है, अपलाइन की बात माननी है, 100% यूजर बनना है। तो बहुत सारे टिप्स दिए। तो सबसे बड़ा थैंक्स मैं उनका करता हूँ कि उन्होंने मेरी एक कॉल पे एक्सेप्ट किया कि मैम जो है मैं एसपीजी टीम को भी कुछ अपनी नॉलेज का जो कुछ पार्ट दिए जाए। तो पूरी एसपीजी टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत थैंक्स। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे हमारे बीच में टेक्निकल अचीवर है सुमन जोगी ठाकुर जी। वेलकम सर एंड मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी को। नमस्कार, जय आरसीएम। और बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी। और आज मैम मधुसूदन मैम ने बहुत जबरदस्त जानकारी हमें आज दी है कि कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। हर महिला मैम भी एक लड़की होते हुए मैम ने दी इतनी अच्छी एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम आरसीएम किया। अगर हम जो मैम ने स्टोरी सुनाई ना, रोंगटे खड़े हो रहे थे। इतनी जबरदस्त स्टोरी। हमें तो कुछ थोड़ा बहुत सामान भी पहुंचाना होता तो बहुत सारे हम लोग जो है बहाने तैयार रखते हैं, लेकिन मैम ने इतने अच्छे से हमें आज बताया कि किस तरीके से हम लोग जो है आज भी मेहनत कर सकते हैं। और बिल्कुल मैम हम करेंगे। और आपने जो बताया, जो प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, वो प्लानिंग पे हम भी काम करेंगे। और पक्का इस सितंबर माह में, अक्टूबर माह में हम लोग जो है बहुत कुछ थोड़ा सा बिजनेस को जो है ग्रोथ की तरफ लेके आएंगे। और 100% रहेगा कि हम सब लोग जो है यहाँ पे कामयाब होंगे। और सच में हम लोग जो है सतीश पंडित जी की एक एक वीडियो को अगर हम ध्यान से सुनेंगे, उसमें ही सब कुछ है। लेकिन कई बार हमें जो है समझ बार बार सुनेंगे तभी समझ आती है पंडित जी की जितनी भी ऑडियो है, वीडियो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। ओवर टू रित कौर मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू। और आगे हमारे बीच में है डॉक्टर अमनदीप जी, टेक्निकल अचीवर। वेलकम ऑन स्क्रीन सर। थैंक यू जय आरसीएम मैम। तो बहुत ही शानदार रहा। तो पिछले महीने में 16 तारीख से लेके 21 तारीख तक फरवेजगंज एरिया में था। तो जहां भी जिस भी पिकअप सेंटर पे जाते थे, चाहे नरपतगंज गए, प्रताप बहुत सारे एरिया में जाने का मौका मिला। तो मधु मैम की जो तारीफ थी वो सभी जगह सुनने को मिली, इनकी डेडिकेशन सुनने को मिली। और बखूबी वो दिख रही है मैम की स्टोरी में और उनकी मेहनत में, और जो वो रंग ला रहे हैं। तो मैम ने जो एक बहुत ही बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, वो पॉइंट जो स्मार्ट रिपोर्ट पे है ना, स्मार्ट रिपोर्ट पे अगर हम डीपली वर्क कर लें और उसके नोट्स बना के, उसके प्रिंट आउट निकाल के, और सबसे बढ़िया जो कैटेगरी वाइज
किस प्रोडक्ट पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है, तो बहुत बड़ी जो है कामयाबी मिल सकती है। और बहुत सारी निर्जरा, बहुत सारे वीर वीरांगना और बहुत सारी जो है तुलसी पेड़ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज हमारे लीडर पैदा हो सकते हैं, जो बखूबी ट्रेनर बन सकते हैं और मिसाल बन सकते हैं। तो उसको पे हम जरूर काम करेंगे, अमल करेंगे। बहुत ही शानदार वेबिनार, मैम का दोबारा से थैंक्स करते हैं। थैंक यू।